प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अंतर्गत प्रथम पाठ फ्रांस की क्रांति का अध्ययन कराया था, जिसके अंतर्गत हमने उसके प्रथम भाग फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कौन कौन से कारण हैं और उन 5 प्रकार के विभिन्न कारणों का हमने अध्ययन किया था। उसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिकों की भूमिका और तत्कालीन कारण थे। 1789 की जो क्रांति 14 अप्रैल 1989 को प्रारंभ हुई, उसके बाद ये क्रांति 1789 से लेकर के इसका जो चरण चला है वो 1814 ईस्वी से चला। तो इसको हम क्रमबद्ध 4 चरणों में बांट करके इसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम फ्रांस की क्रांति के विभिन्न चरणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है प्रथम चरण, जो कि 1789 से लेकर के 1792 ईस्वी से चला। इसके अंतर्गत हमें संवैधानिक राजतंत्र के चरण का अध्ययन करना है कि किस प्रकार से संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। द्वितीय चरण जो है वो 1792 से लेकर के 1794 ईस्वी तक चला। इसमें हमें उग्र गणतंत्रवाद का चरण का अध्ययन करेंगे, अर्थात इसमें गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई उसका अध्ययन करना है। तृतीय चरण जो है, जो कि 1794 से 1799 ईस्वी के बीच में चला, इसमें हमें उदार गणतंत्रवाद की स्थापना कैसे हुई और किस प्रकार से उदार गणतंत्रवाद रहा उसके चरण का अध्ययन करेंगे। और चतुर्थ चरण जो है वो 1799 से 1814 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें तानाशाही एवं साम्राज्यवादी चरण है। इसमें नेपोलियन बोनापार्ट का उदय किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से साम्राज्यवादी गणतंत्र की स्थापना हुई, इसका हमें अध्ययन करना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम चरण, जो कि 1789 से लेकर के 1792 ईस्वी तक था। इस चरण में पेरिस की भीड़ ने जो है बास्तील के किले पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। इस तरह क्रांति की शुरुआत हुई। बस्ता जो बास्तील का किला था वह निरंकुशवादी था, अत्याचार का एक प्रतीक था और इसके पतन से पुरातन वहां की जो व्यवस्था थी उसको गहरी चुनौती मिली और इस घटना का प्रभाव फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ा और ग्रामीणों ने सामंतीकरों के जो अभिलेख थे उनमें आग लगा दी। जनता की इन कार्रवाइयों का राष्ट्रीय सभा पर गहरा असर पड़ा। अतः 4 अगस्त 1789 को रात भर का राष्ट्रीय सभा अधिवेशन चला, जिसमें कानून निर्मित करके सभी विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सभा का महत्वपूर्ण जो कार्य था वह एक संविधान निर्माण करना था। अतः राष्ट्रीय सभा की संविधान सभा कहलाई और 26 अगस्त 1789 को संविधान सभा ने मानवाधिकार की घोषणा की। इस घोषणा में समानता के सिद्धांत पर बल दिया गया और कहा गया कि चूंकि सभी मनुष्य समान रूप से पैदा होते हैं, अतः उन्हें समान अधिकार मिलने चाहिए। इन अधिकारों में स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा तथा अत्याचार के विरोध का अधिकार आदि शामिल थे। इस प्रकार संविधान सभा ने आधारभूत सिद्धांतों, जिसमें स्वतंत्रता, समानता व जनता के संप्रभुत्व की घोषणा की। संपत्ति के अधिकार को भी इसमें शामिल किया गया। तो सबसे पहले जो संविधान सभा ने काम किया था वह था मानवाधिकारों की सीमाएं निर्धारित की। दूसरा इसने जो काम किया संविधान सभा ने वह था चर्च पर नियंत्रण। संविधान सभा ने चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया और जनता पर चर्च के नियंत्रण को कम करने का प्रयास किया। चर्च को राज्य के अधीन कर दिया गया और उसे रोम के पोप के प्रभाव से मुक्त कर दिया गया और राष्ट्रीय चर्च के रूप में तब्दील कर लिया गया। राज्य के प्रति सभी पादरियों की वफादारी सुनिश्चित करने के लिए एक सिविल कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, जिसको सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी का नाम दिया गया, जिसके अनुसार पादरियों को राज्य के प्रति निष्ठावान की शपथ लेनी होती थी और जो पादरी इसकी शपथ लेते थे वो ज्यूलर कहलाए और जो इसकी शपथ नहीं लेते थे उनको नॉन ज्यूलर कहा गया। इस कानून से क्रांति के विरुद्ध एक माहौल निर्मित होने लगा। जो भी छोटे पादरी थे जिन्होंने क्रांति का समर्थन किया था वो भी अब इसके विरोध में धीमे धीमे होने शुरू हो गए और कुछ पादरी देश छोड़कर के यूरोप के अन्य देशों में चले गए। नेशनल असेंबली का जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम था वह था संविधान का निर्माण करना।
नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। संविधान का उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित करना। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुई, उसकी नींव पड़ी। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, उसको आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से संवैधानिक या संविधान का निर्माण हुआ, उसमें किस प्रकार से उसकी व्यवस्थाएं की गई, किस प्रकार से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का निर्माण हुआ। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दिया था। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार नहीं था। सिर्फ जो 25 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति थे, केवल उन्हीं पुरुषों को अधिकार था कि वही मतदान कर सकते हैं। यहां पर महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था और वह व्यक्ति ही मतदान करते थे जो कम से कम 3 दिन मजदूरी अपनी आयकर के रूप में सरकार के या राज्य की कोष में जमा करते थे। असेंबली के सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना आवश्यक था। फ्रांस की क्रांति का जो दूसरा चरण है वह 1792 से 1794 ईस्वी के मध्य माना जाता है, जब 1791 ईस्वी में 745 सदस्यीय जो व्यवस्थापिका थी, जब उसका गठन हो गया, जब वो अस्तित्व में आई, तो इस व्यवस्थापिका सभा में अध्यक्ष के दाहिनी ओर जो बैठने वाले थे उनको दक्षिणपंथी कहा गया। यह सरकार के समर्थक हुआ करते थे, जबकि जो बाईं ओर बैठते थे उनको वामपंथी कहलाए या उनको वामपंथी कहा गया। यह समूह परिवर्तनवादियों का था, रेडिकल्स का था और यह उग्र और क्रांतिकारी थे। रेडिकल्स यह भी 2 भागों में बटा हुआ था। पहले भाग को जिरोडेंस कहते थे और दूसरा जैकोबियन था। यह जैकोबियंस और जिरोडेंस ये मूल रूप से 2 वहां के प्रमुख उग्रवादी समूह थे। इसी बीच फ्रांस की क्रांति का जो भय है वो यूरोप के अन्य देशों में फैलने लगा। जो पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रांस से भागकर के यूरोप या अन्य देशों में चले गए थे, उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाना शुरू कर दी। दूसरी तरफ फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे, अन्य देशों में भी क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। फलतः जो यूरोप के अन्य देश या अन्य जो राजा थे या राज्य जो शक्तियां थी वहां की, वो सशंकित या डरने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों का आपसी संबंध बिगड़ना प्रारंभ हो गया। ऑस्ट्रिया देश था, जहां की राजकुमारी लुई 16वीं की पत्नी थी, तो ऑस्ट्रिया ने क्रांतिकारियों के मना करने पर भी फ्रांस के राजतंत्र एवं उनके जो समर्थक शरणार्थी थे उनको अपने यहां रहने दिया था। अतः व्यवस्थापिका सभा ने क्या किया, अप्रैल 1792 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में फ्रांस की बहुत बुरी तरह से पराजय हुई और इस पराजय से फ्रांस की जनता को विश्वास हो गया कि कहीं ना कहीं जो फ्रांस का राजा है लुई 16वां, उसने ऑस्ट्रिया को फ्रांस की सैन्य शक्ति और सुरक्षा के सारे भेद बता दिए। अतः राजा के प्रति जनता का रवैया वो अब उग्र होना प्रारंभ हो गया। इस स्थितियों में फ्रांसीसी राजतंत्र में जो समर्थन में जो प्रसा और ऑस्ट्रिया ने घोषणा की कि फ्रांस की जनता राजा की आज्ञा का पालन करे, अन्यथा हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इस तरह फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में युद्ध की स्थिति वहां पे पैदा कर दी। इस घोषणा से फ्रांस की जनता और उग्र हो गई और उसने राजा को घेर लिया। राजा भागकर के व्यवस्थापिका के पास पहुंचा। व्यवस्थापिका सभा में उसने अपनी शरण ली। अब यह विचार किया जाने लगा कि व्यवस्थापिका सभा भंग की जाए और पुनः चुनाव कराया जाए और नई व्यवस्थापिका सभा बने और राजतंत्र के भविष्य पर अपना निर्णय दे। इसी के साथ व्यवस्थापिका सभा को समाप्त कर दिया गया और वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का एक गठन हुआ। तो यहां पर व्यवस्थापिका जो थी उसको समाप्त करके एक नया राष्ट्रीय कन्वेंशन बनाया गया, राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ। अब
राष्ट्रीय कन्वेंशन जो 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम जो अधिवेशन हुआ, इसमें जैकोबियंस एवं ज़ीरोथिस्ट दल हुआ। तो जैकोबियंस अनुशासित और संगठित समूह हुआ करता था। पेरिस की भीड़ पर इनका प्रभाव भी था। इसमें जो प्रमुख नेता थे वो दांते, रॉबेस्पियर, हीटर। नेशनल कन्वेंशन के सामने 3 प्रमुख समस्याएं थी। पहला विदेशी आक्रमण, दूसरा राजा की मौजूदगी और तीसरा गृह युद्ध। सितंबर 1792 में फ्रांसीसी सेना ने बेल्जियम पर अधिकार कर लिया और दक्षिण में नीस और सेवाय देश पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इन विजयों को देख करके हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रुसा और इंग्लैंड के जो राजतंत्रीय शासन थे उनके अंदर घबराहट पैदा हो गई। वो क्रांतिकारियों से भय खाने लगे। क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा की कि फ्रांस का गणतंत्र जो है वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित है और इन भावनाओं का प्रसार करना वह अपना कर्तव्य समझता है। फ्रांस जिन जगहों पर अपना आधिपत्य कायम कर रहा है या आधिपत्य जहां वो कायम करते जा रहा था, वहां क्रांतिकारी सिद्धांतों को लागू करना और पादरियों और कुलीनों की जो संपत्ति थी उसको छीन लेना और जो भी देश इसका विरोध करता था उसे क्रांति का शत्रु समझा जाता लगा। इस घोषणा से यूरोप के जो भी निरंकुश राजतंत्री देश थे वो भयभीत होने लगे और फ्रांस की क्रांति फ्रांस की न रह करके ये संपूर्ण यूरोप में फैल गई। अतः यूरोपीय जितने भी देश थे क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हुए और इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, प्रुसा के एक गुट का फ्रांस के प्रमुख उन्होंने एकजुटता का निर्माण किया। इस गुट ने कई जगहों पर फ्रांस को पराजित किया। फलतः विदेशी युद्ध में फ्रांस की पराजय नेशनल कन्वेंशन के समक्ष एक मुख्य समस्या बन गई। तो नेशनल कन्वेंशन के बनने के बाद उसने अपनी जो विस्तारवादी नीति अपनाई, उसने जो फ्रांस के बाहर निकल करके अन्य यूरोपीय देशों को अपने कब्जे में लेना शुरू किया, उनको अपने आधिपत्य में लेना शुरू किया। इसके वजह से जो विदेशी राष्ट्र थे वो एकजुट हुए और फ्रांस को इसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा और यहाँ पर जो फ्रांस की नेशनल कन्वेंशन थी उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई और नेशनल कन्वेंशन ने अब एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाए और पूर्ण रूप से देश के अंदर गणतंत्र की स्थापना हो। इस कारण से राजा पर इसका दोषारोपण किया गया, राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसको मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई 16वें को फांसी पर चढ़ा दिया गया। लुई 16वें को मृत्युदंड देने के बाद जो क्रांतिकारियों का उग्र ग्रुप था, जैकोबियंस और ज़ीरोथिस्ट, इन दोनों में आपस में संघर्ष हुआ। आपस में संघर्ष होने लगा, गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। देश जो था आर्थिक संकट से घिर गया। इसको राहत देने के लिए, देश को आर्थिक स्थिति से उबारने के लिए जैकोबियंस ने अमीरों पर कर लगाने की बात कही और उनके ऊपर कर लगाने का विधान बनाया। ज़ीरोथिस्टों ने क्या किया, इसका विरोध किया कर लगाने का, लेकिन जैकोबियंस ने वहां की जनता को साथ में लेकर के पेरिस की भीड़ को इकट्ठा करके समस्त ज़ीरोथिस्टों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके आतंक के राज्य की स्थापना की। जो भी ज़ीरोथिस्ट विरोध में था उन सभी को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। जैकोबियंस जो रॉबेस्पियर था, इसको आतंक के राज्य की गठन करने का श्रेय जाता है क्योंकि इसका नेतृत्व जो है वो रॉबेस्पियर ने किया था। फ्रांस में आतंक के राज्य की स्थापना के साथ ही अव्यवस्था फैलना शुरू हो गई। अव्यवस्था का राज्य पुनः शिकार हो गया और जो जैकोबियंस थे, जैकोबियंस के विरुद्ध जो भी काम करता उसे मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। सत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए विरोधियों को ग्लोटिन जो था वो 2 खंभों के बीच लटकता हुआ एक आरी की मशीन हुआ करती थी, जिस पर के रख करके अपराधी को का जो सिर है वो धड़ से अलग कर दिया जाता था। जो गिलोटिन है, इसके मशीन का जो आविष्कार है वो डॉक्टर गिलोटिन ने किया था, इसलिए इसका नाम गिलोटिन रखा गया।
एक्चुअली ये फांसी का तख्ता ही था जिससे व्यक्ति का सिर धड़ से अलग किया जाता था। अतः सभी व्यक्ति अपने जीवन को लेकर सशंकित होने लगे। जैकोबियंस ने इतना भय भर दिया फ्रांस के व्यक्तियों के अंदर कि जो भी उसके विरुद्ध बात करता उसको तत्काल गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। गिलोटिन अर्थात फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। अंततः जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर को भी कैद कर लिया गया और फांसी दे दी गई और साथ ही इस प्रकार से आतंक की राज की फ्रांस में समाप्ति हुई। फ्रांस की क्रांति का जो तृतीय चरण है 1794 ईस्वी से लेकर के 1799 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसको उदार गणतंत्र की स्थापना का चरण भी कहते हैं और यह डायरेक्टरी शासित फ्रांस भी कहलाता है। जैकोबियन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के जो संपन्न तबके के साथ साथ या मध्य वर्ग का जो संपन्न तबका था शासन सत्ता उसके हाथ में आ गई। नए संविधान के तहत जो सत्ता विहीन तबका था उसको मताधिकार से अब पूर्ण रूप से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में दो चुनी हुई विधायिका या दो चुनी हुई जो विधान परिषदों का प्रावधान था जो किया गया। इसमें सबसे पहले जो है 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका बनाई गई जो कि डायरेक्टरी को नियुक्त करती थी। इसके पूर्व में जो शासन सत्ता थी वो एक व्यक्ति विशेष के हाथ में हुआ करती थी, लेकिन अब 5 व्यक्तियों के हाथ में आ गई और इसका यह परिणाम हुआ कि यह डायरेक्टरी के जो सदस्य थे आपस में झगड़ते रहते थे। अक्सर उनमें मतभेद बना रहता था। उनके आपसी मतभेद का जो फायदा था वो उस समय के सैनिक तानाशाह नेपोलियन ने उठाया। उस समय सैनिक शासन सत्ता नेपोलियन के हाथ में थी, तो नेपोलियन ने इसका फायदा उठाते हुए फ्रांस के शासन सत्ता पे अपने आप को काबज करने का प्रयास किया और अंततः उसने इस पे विजय प्राप्त कर ली। तो यहाँ जो तृतीय चरण है फ्रांस की क्रांति का वो समाप्त होता है। अब आखिरी जो चरण है उसको नेपोलियन की उदय के साथ से देखा जाता है। फ्रांस की क्रांति का जो चतुर्थ और अंतिम चरण है जो कि 1799 से लेकर के 1814 की ईस्वी के मध्य माना जाता है, इसमें तानाशाह का चरण कहलाता है, तानाशाही शासन का चरण कहलाता है। इसमें 1799 ईस्वी में नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया और फ्रांस का प्रथम कांसलर बन गया। 1804 ईस्वी में उसने अपने को सम्राट घोषित कर दिया और इस तरह नेपोलियन ने तानाशाही साम्राज्यवाद के शासन की शुरुआत की। 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जब अपने आप को सम्राट घोषित किया तो उसने अपने पड़ोस के यूरोपीय देशों में विजय यात्रा प्रारंभ की। पुराने राजवंशों को हटा करके उसने साम्राज्य बनाए और उसकी बागडोर जो है उसने अपने खानदान के हाथों या खानदान के जो उसके व्यक्ति हुआ करते थे उनके हाथों में सौंप दी। नेपोलियन खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था या उसका मानना था कि हम पूरे संपूर्ण यूरोप में आधुनिकीकरण कर रहे हैं, नई चेतना ला रहे हैं। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली भी लागू की। शुरू में जितने भी अन्य देश थे या उनके जो लोग थे उन समस्त लोगों को नेपोलियन एक बहुत मुक्तिदाता के रूप में लगा, लेकिन धीमे धीमे नेपोलियन को सेना को या नेपोलियन को लोग हमलावर के रूप में मानने लगे कि यह हमला करने आता है और हमारा अच्छा सामान या हमारा कीमती सामान लूट करके ले जाता है। आखिरकार 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई। 1815 ईस्वी में वाटरलू में उसकी हार के बाद उसको 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था, जहां 52 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। बच्चों, अभी हमने फ्रांस की क्रांति के विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन किया, जो कि 1789 से लेकर के क्रांति की शुरुआत से लेकर के 1814 तक नेपोलियन के वाटरलू के युद्ध तक चला। इसके बाद इस अध्याय के अंतर्गत हमें 2 मुख्य टॉपिक्स का अध्ययन और करना है, जिसमें फ्रांस की क्रांति के दौरान महिलाओं की स्थिति एवं दास प्रथा का उन्मूलन। तो फ्रांस में जो महिलाओं की स्थिति थी वो अत्यधिक दयनीय थी। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम भूमिका अपनी निभाती चली आ रही थी और क्रांतिकारियों का समर्थन करती थी,
क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहा करती थी। उन्हें उम्मीद थी कि क्रांतिकारी सरकार के आने के बाद उनकी स्थिति में सुधार आएगा, कुछ उनके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। महिलाओं की एक प्रमुख मांग थी कि उन्हें पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, लेकिन महिलाओं को इस बात से बहुत निराशा हुई कि जब 1791 में संविधान बना तो संविधान में उनको निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन को सुधार लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कानून बनाए। इसमें सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा का प्रावधान किया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकते थे या शादी करने के लिए उनको बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दिया गया और महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी कर सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष अभी भी जारी था। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद कर दिया, उनकी राजनीतिक गतिविधियों को प्रतिबंध लगा दिया। कई महिलाएं जो कि प्रभावशाली थी, नेतृत्व किया करती थी, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार से महिलाओं का जो अस्तित्व था वो कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति के दौरान, फ्रांस के शासनकाल में दबा ही रहा, उसको उभरने का मौका ज्यादा नहीं। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति का जो सबसे बड़ा सुधारात्मक कार्य था वह था दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिक शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक सबसे महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है। दरअसल दास प्रथा की शुरुआत जो है वो 17वीं शताब्दी में शुरू हो गई थी, जब फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीका के देशों में जाया करते थे। जब वहां के बंदरगाहों में पहुंचते थे तो वहां से वो दासों को उनसे खरीदते थे और उनको ले जाकर के कैरेबियाई देशों में बेचते थे और इन्हीं दासों की बदौलत वहां की जो चीनी, कॉफी या नील की खेती है, इनमें इन दासों का सबसे ज्यादा उपयोग किया था, इनका प्रयोग किया था। तो 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा ज्यादा इसकी निंदा होना प्रारंभ हो गई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति मूलभूत अधिकारों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किया जाए। दासों के जो व्यापारी थे उनके विरोध के कारण नेशनल असेंबली में इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं बन पाया, कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं हो पाया कि दासों की यहाँ दास प्रथा जो है समाप्त की जा सके। लेकिन अंततः सन 1794 में जब नेशनल असेंबली खत्म होने के बाद जब नेशनल कन्वेंशन बनी तो नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद जब नेपोलियन ने दास प्रथा को प्रारंभ किया, और उसको ये दास प्रथा को क्यों प्रारंभ करना पड़ा, क्योंकि उस समय जो बागान के लोग थे, जो बागान मालिक थे, चाहे वो चीनी के बागान मालिक हों या नील खेती करने वाले बागान मालिक हों, उनको अपने आर्थिक हित के लिए इस कानून को पालन कराना पड़ा और उन्हीं के हित को देखते हुए नेपोलियन ने दास प्रथा को प्रारंभ कर दिया। अपने हित को साधने के लिए अफ्रीका के जो नीग्रो लोग थे उनको गुलाम बनाया जाने लगा, वो पुनः दास बन गए। और नीग्रो लोग जो हैं, तो नीग्रो अफ्रीका में के सहारा रेगिस्तान में रहने वाले स्थानीय लोग हुआ करते थे। सबसे ज्यादा दास जो है नीग्रो को ही बनाया गया। लेकिन धीमे धीमे जाकर के दासों का जो अंत है, जो दासों का उन्मूलन हुआ, वो 1848 ईस्वी में जाकर के पूर्ण रूप से दासों का उन्मूलन हो पाया। तो बच्चों, अभी हमने फ्रांस की क्रांति के विभिन्न कारण, फ्रांस की क्रांति के कौन कौन से विभिन्न चरण थे, किस प्रकार से क्रांति प्रारंभ हुई, कहाँ खत्म हुई, फ्रांस की क्रांति में महिलाओं की क्या स्थिति रही और दास प्रथा के उन्मूलन में फ्रांस क्रांति का क्या योगदान रहा, इसका भी हमने अध्ययन किया। बच्चों, यहाँ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है फ्रांसीसी क्रांति का। अब आप इस अध्याय से संबंधित 2 मुख्य प्रश्नों को आपको करना है होमवर्क के रूप में। पहला, नेपोलियन के उदय के लिए कौन सी विशेष परिस्थिति जिम्मेदार है, इसकी आपको व्याख्या करना है। दूसरा प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं और इन चरणों
की व्याख्या आपको अपने शब्दों में करनी है। तो बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर करें। ये संपूर्ण पाठ आपका कंप्लीट हो गया है। नमस्कार, धन्यवाद।